केमिस्ट्री हमारे पास चैप्टर 10 है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग जो है वो एक और नाम हम इसको कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स या दोज रिएक्शंस विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे होते हैं, जिंदा अजसाम के अंदर चल रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक मिलाप है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, इनका कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 50% केमिस्ट्री और 50% बायोलॉजी आपको मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मेडिकल से जो पढ़ चुके हैं तो उन्होंने पहले ही बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, तो वो इसी टॉपिक से रिलेट करता था, बायोकेमिस्ट्री से। तो वहाँ पर भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लिपिड्स क्या है, फैट्स क्या है, ऑयल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। और आज दोबारा हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 के बाद मैट्रिक फर्स्ट ईयर के गैप के बाद सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, तो हम दोबारा इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जो ये एक चीज़ हमें पढ़नी होती है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को पढ़ना होता है। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट के मतलब होता है ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स विच आर नीडेड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं, जिसको हम अपने डाइट के थ्रू, अपने खुराक के थ्रू इनटेक करते हैं और जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना भाई ये के भाई माहिर, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, माहिर ग़िज़ाइयात, वो न्यूट्रिशन बता रहे होते हैं भाई ये खाना चाहिए, खाना चाहिए, हेल्दी फूड खानी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट ग़िज़ाइयत को कहते हैं, मतलब हर वो फूड, हर वो डाइट जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल हो, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट बहुत तरह के हो सकते हैं हमारे पास, जो हम खाने की चीज़ें खाते हैं। न्यूट्रिएंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो है वो लिपिड्स भी हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन्स भी हो सकते हैं। तो बेटा जो भी आप खाते हो ना, सब्ज़ी खाते हो, गोश्त खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, तो उन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या प्रोटीन या विटामिन्स ये सब होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। एक एक करके इन सब की जो है वो एक्सप्लेनेशन हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, विटामिन्स क्या है, और इनके बॉडी पर क्या इफेक्ट है, इन चीज़ों के बारे में। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्रोटीन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रोटीन्स क्या हैं। तो नाम बड़ा सुना होगा आपने प्रोटीन्स का, कि भाई ये गोश्त खाना चाहिए, प्रोटीन रिच होता है। तो अब प्रोटीन क्या है और प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में जानना है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रोटीन ना हो तो ज़िंदगी ही पॉसिबल ना हो, लाइफ ही पॉसिबल ना हो। इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन्स होते क्या हैं, शॉर्ट नोट अगर आपको आए तो ये सारी डिटेल्स आपको शॉर्ट नोट में बतानी है, और शॉर्ट नोट्स ही आते हैं इससे ज़्यादातर। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स के। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड के यूनिट्स मिलते हैं, तब जाकर क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन आता है। और कौन से अमाइनो एसिड्स? अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अमाइनो एसिड्स का एक अलग टॉपिक है जो चैप्टर 10 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अमाइनो भी हो और एसिड भी हो, जिसमें अमाइन ग्रुप भी लगा हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। कैसे? देखो, कार्बन लगाया, रेडिकल लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लगा दिया आपने एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, और यहाँ पर आपने लगा दिया NH2। दिस कंपाउंड, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। वाई इट इज़ कॉल्ड अमाइनो एसिड? बिकॉज इट कंटेन्स एन अमाइन ग्रुप एज वेल एज इट कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जब साथ में आप जोड़ो, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जब आप पॉलीमराइज़ करो, तो एक पॉलीमर बन जाता है। उसी पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है।
और ये अमीनो एसिड्स किस एक ख़ास तरह के बॉन्ड से जुड़ते हैं, जो मैं अमीनो एसिड के टॉपिक में ही आपको बताऊंगा आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, या उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, बहुत सारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अमीनो एसिड साथ में पोलीमराइज होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई हम प्रोटीन्स को एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि ये पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं कि होते क्या है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। अगर प्रोटीन को पानी में घोला जाए तो वो अमीनो एसिड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं बहुत सारे। सेकेंड पॉइंट, ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन्स, मोस्टली प्रोटीन्स 99% प्रोटीन सिर्फ जिस्म या जानदार अजसाम पैदा कर सकते हैं। आप इसको लैब में नहीं तैयार कर सकते। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि इनको लैब में तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है कि लैब में आप प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर ये क्वालिटी डाली है कि वो किसी तरह से बॉडी में प्रोटीन्स के सिंथेसाइज करते हैं पूरी। और ये बहुत एक मुश्किल, पूरी बायोलॉजी के अंदर पूरा चेन होता है इसका, ये जो पूरा DNA वगैरह होता है उसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के सिंथेसाइज करने के, कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज किया जाएगा। और एक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग होती है जिसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। वो है ना, जब आप पढ़ते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल पूरा DNA का, तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ जिंदा अजसाम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ना, मैं फिर बता रहा हूँ, चूँकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी क्लास में मौजूद हैं, तो यकीनन मैं बेसिक बातें बताऊँगा। इंटरेस्टिंग बातें थोड़ी बहुत होगी तो वो बता दूँगा ताकि इंजीनियरिंग वालों के माइंड में भी रहे। मेडिकल वाले कभी कभार बोलेंगे सर ये तो आप बहुत ही हलवा कर दिए, बहुत आसान कर दिए सर आप, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये ईजी हो जाए तमाम ही लोगों के लिए, वरना डिटेल में जाएंगे तो बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, पेप प्रोटीन्स वगैरह के अंदर, तो उन पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो इंसान लैब में बना सकता है। उनमें से एक क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन को लैब में बनाया जा चुका है। इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए जाते हैं। जिनको शुगर होता है, शुगर बहुत हाई लेवल पे आता है ना शुगर पेशेंट का, तो हर खाने से पहले जो है उनको आधे घंटे पहले प्रोटीन वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इंसुलिन को आप लैब में तैयार कर सकते हैं। इंसुलिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। अच्छा, प्रोटीन्स प्लांट्स कैसे बनाते हैं? प्लांट्स इसको बनाते हैं सॉइल से। अच्छा, ह्यूमन बॉडी, इंसान कैसे प्रोटीन बनाता है? डाइट ले लेता है डायरेक्ट प्रोटीन की। इंसान डाइट के तो प्रोटीन हासिल कर लेता है, लेकिन प्लांट्स प्रोटीन कैसे बनाते हैं? वो सॉइल से बनाते हैं, मिट्टी से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बनाते हैं। जो है ना, सॉइल, मिट्टी क्यों डालते हैं हम पौधे को? क्योंकि मिट्टी के अंदर से वो नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह ले रहे होते हैं, जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसाइज करने में उनको मदद दे रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि सॉइल से प्रोटीन बना सकते हैं। और प्रोटीन चूँकि एक पॉलीमर है तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बहुत हाई होगा। 34,000 से लेकर 50,000 AMU तक इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेस हो सकते हैं प्रोटीन के। 34,000 AMU से लेकर 50,000,000 इतने AMU हो सकता है। मतलब बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी तो इतना हाई इनका साइज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है। बात समझ में आ गई यहाँ तक इसकी इंट्रोडक्शन प्रोटीन्स के बारे में? क्लियर है? नेक्स्ट के क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? तो प्रोटीन्स के मेजर क्लासेस 3 हैं। सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड प्रोटीन। एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखें। सिंपल प्रोटीन किससे कहेंगे? जो किससे बना होगा? अमाइनो एसिड से बना होगा, बस। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किससे कहेंगे? जो अमाइनो एसिड के साथ उसमें कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होगा। बताओ, अमीनो एसिड के अलावा भी कुछ और उसके अंदर होगा, और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन्स जिनमें अमीनो एसिड तो होगा ही, अमीनो एसिड के अलावा उनके अंदर कोई नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो वो कोई भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। इसी को बायोलॉजी में को फैक्टर भी कहा जाता है, को फैक्टर हो, तो को फैक्टर भी ये चीज़ है। डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? जो कि आप डाइट से इनटेक नहीं कर सकते।
बल्कि आपकी बॉडी उसको क्या करती है, एंजाइम्स के थ्रू सिंथेसाइज करती है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, डिफरेंट और चीज़ों से मिलकर एंजाइम के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव प्रोटीन। सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ प्रोटीन, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ क्या होगा, अमीनो एसिड। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, अमीनो एसिड के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप ही होगा। और ड्राइव प्रोटीन्स क्या होंगे, जिसको एंजाइम सिंथेसाइज करेगा आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर है, सिंपल बात है ना, यहाँ तक तो मुश्किल तो नहीं है फिलहाल यहाँ तक कुछ। एंजाइम्स क्या होते हैं आगे मैं बताऊँगा, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल प्रोटीन की बात करें। अब सिंपल प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, और वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिहाज से कि पानी में हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, किस चीज़ में हल हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं, उनके टाइप्स निकालते हैं। अब सिंपल प्रोटीन के टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, ग्लाइडिन और एल्ब्यूमिनॉइड, ये 5 हैं। अब एल्ब्यूमिन्स क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन्स वाटर सॉल्युबल प्रोटीन जितने भी हैं ना सिंपल, वो सारे एल्ब्यूमिन कहलाते हैं, जो पानी में हल हो जाए। मिसाल के तौर पे मिल्क एल्ब्यूमिन, आपको पता है कि दूध में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, तो मिल्क का जो प्रोटीन है ना वो एल्ब्यूमिन कहलाता है, वो एल्ब्यूमिन है। वाटर सॉल्युबल भी होता है, दूध पानी में हल हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, ये ग्लोब जैसा होता है, इसका जो है ना राउंड शेप होता है, ग्लोब्यूलर टाइप का, इसलिए हम उसको ग्लोबुलिन कहा कहते हैं। तो ग्लोबुलिन हमारे पास एक ऐसा जो है वो प्रोटीन है जो पानी में हल नहीं होता, लेकिन ब्राइन में, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर ये हल हो जाता है, सॉल्ट सोल्यूशन में जो है वो ये हल हो जाता है। तो ये पानी में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन ब्राइन में सॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल एग वाइट, अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो प्रोटीन रिच होती है, तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलिन कहलाता है। एग वाइट के अंदर, अंडे की सफ़ेदी में, अंडे की जर्दी में प्रोटीन नहीं होता, याद रखना है। एक एग यॉक में क्या होता है, फैट्स होते हैं। अंडे की जो जर्दी है ना एग यॉक, उसके अंदर होते हैं लिपिड्स, फैट्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो उसकी सफ़ेदी है उसमें प्रोटीन होता है। इसलिए कहा जाता है कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत अंडे की जर्दी के। लोग उल्टा करते हैं, लोग जर्दी खा जाते हैं, सफ़ेदी छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे। तो मेन जो उसका मेन पार्ट है वो उसको नहीं खाते। जब बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने जाते हैं ना, जिम वगैरह करने जाते हैं, अगर किसी को मांस चढ़ाना होता है, बोलते हैं ना कि मांस चढ़ाना है, तो वो अब जैसे किसी का पहले ही बॉडी वेट ज़्यादा है, मोटा है ना पहले से कोई, उसको मांस कम करना है, तो उसको बोलते हैं आप सिर्फ यॉक खाओ, आप फैट मत खाओ। वो बोलते हैं कि आप अंडे खाओ लेकिन उसका जर्दी हटा दो। तो वो जो मोटे होते हैं ना वो जर्दी हटा कर अंडे खाते हैं, क्योंकि जर्दी खाने से इंसान और मोटा होता है फैट्स की वजह से। और जिसको मांस चढ़ाना होता है, कहते हैं ना जिसको बॉडी मतलब जिसकी बहुत कमज़ोर बॉडी होती है, गोश्त चढ़ाना होता है, तो उसको बोलते हैं आप सिर्फ अंडे की जर्दी खाओ, ताकि वो लिपिड्स वगैरह से क्या हो कि मांस चढ़े बॉडी में। ये डिफरेंट है, मतलब दोनों का अलग एक्शन है अंडे के अंदर। एग वाइट का अलग एक्शन है, एग यॉक का अलग एक्शन, दोनों ही फ़ायदेमंद एक तरह से। एक्सेसिव यूज़, लेकिन आप सफ़ेदी जितना खा लो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जर्दी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में आप स्टोर नहीं कर सकते, वो आपको फिर मोटापा लेकर आता है, वो बहुत परेशानी। तो जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसमें ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। इस तरह ग्लूटेलिन क्या है, ये भी पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन एसिड और बेस में क्या होता है, हल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल वीट या राइस, गंदुम या चावल, इसमें भी प्रोटीन होता है, गंदुम चावल के अंदर भी प्रोटीन होता है। गंदुम से फिर हम आटा बनाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल में भी प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है चावल और गंदुम में, वो होता है ग्लूटेलिन, ठीक है। ये पानी में नहीं होता। चावल देखें पानी में हल कहाँ होता है, वो सस्पेंशन बना लेता है, डिज़ोल्व हो जाता है, नमक की तरह हल कर सकते हो उसको। फिर ओके, नेक्स्ट है ग्लाइडिन्स। ग्लाइडिन्स क्या होते हैं, ये भी पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल में ये हल हो जाते हैं, शराब वगैरह में हल हो जाता है, अल्कोहल में हल हो जाते हैं। जैसे कि बार्ले और मेज़, बार्ले मतलब बताया था ना, बार्ले जौ, ठीक है, चैप्टर 9 में पढ़ा था। बार्ले और मेज़ मतलब मकई या भुट्टा। आपको पता है कॉर्न मेज़ से और बार्ले से हम जो है वो शराब वगैरह इस तरह से बना रहे होते हैं, उसको मिक्स करते हैं। तो ये बार्ले क्या होता है कि अल्कोहल में तो मिक्स हो जाता है, लेकिन ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है। ये ग्लाइडिन्स हैं ये। इस तरह से नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनॉइड। एल्ब्यूमिनॉइड क्या है भाई, ये पानी, ये तमाम एलिमेंट्स जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनमें से सब के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं।
आप किसी भी चीज़ में इनको घोल दो, किसी में हल नहीं होंगे, ये सब इनमें इनसॉल्युबल है। अब इसके लिए एग्जाम्पल याद रखो, कैरेटिन। कैरेटिन आप जानते हैं जो हेयर में और नेल्स में होता है, ये भी प्रोटीन है। आपके जो बाल है ना वो भी प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन होते हैं। फाइबरस मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है फाइबर जैसा होता है, बाल जैसा ना, फाइबर जैसा ना, रेशे जैसे। तो जो कैरेटिन है ना वो आपके बालों में है, आपके बाल जो प्रोटीन है वो कैरेटिन है। इस तरह जो आपके नेल्स, आपके जो नाखून है वो भी क्या है, आपके पास कैरेटिन है, ठीक है। तो वो एल्बुमिनॉइड है। एल्बुमिनॉइड के अंदर दो आते हैं, एल्बुमिनॉइड में कैरेटिन आता है, और कैरेटिन कहाँ मौजूद होता है, आपके हेयर्स में और आपके नेल्स में, नाखून में। क्लियर है। तो ये मैंने बताया आपको कि सिंपल प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स कैसे निकाली हैं, सोलबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो केमिस्ट्री की वजह से, मेडिकल वालों के लिए तो 2 वजह का, क्योंकि बायोलॉजी में ही पूछा जाता है और केमिस्ट्री में तो पूछते ही हैं, ठीक है। और ये बच्चे बड़ा कम, बायोकेमिस्ट्री से तो ज़्यादातर बच्चों की जान जाती है ख़ास तौर पर, तो इस वजह से उसको ज़रा सही से समझना है क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हम किसे कहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जिनमें अमाइनो एसिड के अलावा कोई दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद हो, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद हो कोई, और इसको क्लासिफाई करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिहाज से ही, इसको हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से नहीं देखते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है। इस लिहाज से इसके भी हमारे पास 5 टाइप्स आ जाते हैं। वहाँ बताया था शायद, अब दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। देखो तो सिंपल प्रोटीन, सादा प्रोटीन, ये कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे जब पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं तब बन जाते हैं। ये सारे सिंपल प्रोटीन थे, ये सिर्फ अमाइनो एसिड से बनता है और किसी और चीज़ से नहीं बनता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड के अलावा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप से मतलब कोई कंपाउंड होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जो अटैच हो जाता है अमाइनो एसिड के साथ, तो फिर वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाता है। उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं होता, ये तो होता ही है, इसके अलावा भी और कोई ग्रुप अटैच होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। वो 5 तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन छोटा शॉर्ट ज़रा समझना है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, और उनको न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के जो न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनके न्यूक्लियस में ये मौजूद होता है, दैट्स वाई इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन में कोई बेस एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्शन कर रहा होता है, कोई बेस होता है, बेस को कोई भी बेस होता है वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप किस में होता है आपका, ये पहले वाले में न्यूक्लियोप्रोटीन में। और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है आपका, कोई कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल वो होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन एग्जाम्पल याद रखें जो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूकिन, सिरप होता है म्यूकिन, वो तो पेट के लिए होता है, डाइजेशन के लिए। म्यूकिन इन सलाइवा, जो सलाइवा के अंदर प्रोटीन एक होता है म्यूकिन, तो वो आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या करता है म्यूकिन, म्यूकस जनरेट करता है ना। म्यूकस क्या करता है, यस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो फिसलते हुए जो है वो अंदर चले जाए। क्या जो गोला बनता है क्या बोलते हैं उसको, बोलस, यस, ठीक है। तो उसको ताकि वो लुब्रिकेशन की वजह से विदाउट एनी फ्रिक्शन क्या करे, वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू आपके स्टमक में चला जाए, सही है, बस आ रही है। तो ये हमारे पास म्यूकिन होता है सलाइवा में। म्यूकॉइड्स भी होते हैं। म्यूकॉइड्स कहाँ होते हैं भाई, टेंडन्स में होते हैं। टेंडन किसे कहते हैं, वो यस मसल्स के बोन को अटैच करते हैं, उसको हम टेंडन्स कहते हैं। कभी जो है वो पाया खाए ना, तो पाए के अंदर जो उसके जो पाए का जो गूदा होता है अपना मेन, उसका प्लास्टिक जैसा जो उसका जो भी होता है वो यकीनन जो खाते हैं पाए के साथ, वो दैट इज़ टेंडन। वो होता है ना टेंडन, पाए में जो लगा होता है, पाए की बोटी बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है। उसमें गोश्त तो होता नहीं है, वो अलग सी चीज़ होती है ना, वो चिपचिपा सा, दैट इज़, रोगन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोगन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा जो ऊपर लगा होता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड टेंडन। टेंडन करता क्या है, टेंडन जो है ना वो बोन्स के बीच में होता है,
जैसे है ना मेरे हाथ हैं, अब मेरे जॉइंट्स हैं, अब इस जॉइंट में टेंडन्स होते हैं ना ताकि वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो ऊपर नीचे इस तरह से हो सके आराम से, टेंडन्स, ठीक है। तो वो उसमें भी प्रोटीन होता है हमारे पास, म्यूकोइड कहते हैं उसको। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, ये ऐसा प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है किसके अंदर? फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, और फॉस्फोप्रोटीन्स के अंदर। और फॉस्फोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मिल्क के अंदर जो केसिन होता है, केसिन, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन, तो वो एक फॉस्फोप्रोटीन है, फॉस्फोरिक एसिड उसके अंदर ग्रुप मौजूद होता है। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो वर्ड निकला है, क्रोमोस मतलब होता है कलर, ये कलरफुल प्रोटीन होता है, दे आर कलर्ड, ये कलर्ड, इनका कोई ना कोई कलर होता है क्रोमोप्रोटीन्स का। फॉर एग्जांपल मेलानिन, तो मेलानिन क्या करता है भाई? आपके स्किन को जो है वो पिगमेंटेड होता है, स्किन को एक कलर प्रोवाइड करता है। स्किन का जो कलर होता है ना आपके, दैट इज़ ड्यू टू मेलानिन। अच्छा, कुछ लोगों को होता है उनके कलर बिल्कुल वाइट होता है, वो बीमारी की वजह से, बर्स्ट जिसको कहते हैं, बिल्कुल वाइट होता है, तो उनके बॉडी जो है ना मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, तो बिल्कुल बॉडी उनकी एकदम प्योर वाइट होती है। ऐसा देखा हो ना आपने? वो बीमारी होती है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोटीन, कि जो क्रोमोप्रोटीन हो ना, मेलानिन बॉडी में मिसिंग होता है। बचपन से किसी का होता है नॉर्मली, कभी कभार पैदाइशी तौर पर, और कभी आगे जाकर भी हो सकता है। वो लोग है ना, लोग कहते हैं मछली के साथ दूध पियोगे तो ऐसा हो जाएगा, मछली खाने के बाद अगर दूध पियोगे तो वैसा वाइट पेट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना। अच्छा, सही, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। तो क्रोमोप्रोटीन्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोस्टेटिक ग्रुप हमारे पास लिपिड्स होते हैं, दैट्स द लिपोप्रोटीन। लिपिड्स का एक पूरा अलग से डिटेल टॉपिक है क्लास का, वो मैं अलग बताऊंगा। फैट्स, ऑयल, जो नेचुरली ओकरिंग फैट्स और ऑयल होते हैं, वैक्सेस वगैरह होते हैं, उनको हम लिपिड्स कहते हैं। चर्बी वगैरह, तेल वगैरह, वो लिपिड्स में आते हैं। तो वो प्रोटीन के साथ अगर आ जाए तो लिपोप्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें बस आपको ये याद रखना है कि लिपोप्रोटीन क्या है, कि इसमें लिपिड्स होते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप में, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थे, जिसमें क्या था कि प्रोटीन के साथ कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप मौजूद था। और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी जो नॉर्मली आप जानते भी थे, या जो आपके लिए इंटरेस्टिंग थे कि हाँ भाई ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी चुन के इसी तरह के एग्जांपल्स निकाल लिए ना बुक से जो इंटरेस्टिंग है बहुत सारे लिखे हुए, लेकिन सीरियस बात ये है कि मुझे बहुत सारे खुद भी नहीं पता उसमें। तो जो मुझे पता है, जो कॉमन है, जो हर इंसान को पता होने चाहिए, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। जो नॉर्मल जनरल नॉलेज वाली बात है वो तो पता होनी चाहिए ना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखो अभी हमने यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने प्रोटीन्स को अलग अलग कर लिया, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव्ड, ये बता दिया मैंने। सिंपल के अंदर फिर अलग टाइप्स निकाल दिए सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, और ड्राइव्ड के अंदर अलग टाइप्स निकाल दिए अकॉर्डिंग टू प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब हम ये सारी चीज़ें छोड़कर अब हम आते हैं कि हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं उनके फंक्शन के लिहाज से। जब वो काम करते हैं उनके काम के लिहाज से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होते हैं, एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़, ये सारे प्रोटीन्स हैं। इन सब का अपना अपना एक्शन है। थोड़ा थोड़ा सा समझ लें, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा समझें, थोड़ा थोड़ा से में इतना भर जाएगा ये, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं भाई? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ना ये क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। बॉडी में जो रिएक्शंस चल रहे हैं ना, बहुत सारे, ज़्यादातर रिएक्शन जो बॉडी में चले वो एंजाइम कैटालाइज्ड हैं, किसी ना किसी एंजाइम की वजह से हो रहे हैं। अगर वो एंजाइम ना हो तो सूरत में क्या हो कि फिर हमारी बॉडी बहुत सारे डाइजेशन वगैरह बहुत कुछ ना कर पाए। जब हमारी बॉडी खाना डाइजेस्ट कर रही होती तो ना जाने कितने सारे एंजाइम्स उसमें एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम में एग्जाम्पल है अमाइलेस। अमाइलेस कहाँ होता है? अमाइलेस सलाइवा में होता है। क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट्स को डिकम्पोज करता है, पॉलीसेकेराइड्स को जो है वो मोनोसेकेराइड्स के अंदर ये ब्रेक डाउन कर रहा होता है। अमाइलेस इसको हम कहते हैं। एंजाइम्स की एक निशानी होती है, फॉर्मूले में हमेशा लास्ट में एज आता है उसमें, ठीक है। अमाइलेस। पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। पेप्सिन कौन से जूस के साथ आता है? पेप्सिन बाइल में होता है, बाइल के साथ आता है पेप्सिन। बाइल कौन सेक्रेट करता है? लीवर करता है।
पेप्सिन का काम क्या होता है? ट्राइप्सिन और पेप्सिन तीन दो होता है ना, ट्राइप्सिन पेप्सिन। मैं ट्राइप्सिन नहीं बता रहा, अरे तो बता दो। जिस तरह से अमाइलेज है ना कार्बोहाइड्रेट्स को डिकम्पोज करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डिकम्पोज करता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन की डिकम्पोजिशन पेप्सिन करता है। तो यही जैसे इसलिए कहते हैं ना कि जब आप बिरयानी वगैरह खा, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, देखो यही पेप्सिन है ना, इसका अगर एन हटा दो तो क्या बन जाएगा? पेप्सी। तो पेप्सी का जो नाम आया ना वो पेप्सिन से ही आया है, चूँकि वो पेप्सिन जो एंजाइम है ना उसको एक्टिवेट कर देता है पेप्सी। ज़रा समझना है। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी एक वो चीज़ें होती हैं कि जैसे पी ई, कुछ लोग होता है पेप्सी का नाम आया पे ईच पैनी टू सेव इसराइल, मतलब उसको यहूदी साजिश बना देते हैं ना लोग पेप्सी को, कि पेप्सी नहीं पियो भाई, यहूदी साजिश है। क्यों? पेप्सी का मतलब होता है पे ईच पैनी सेव इसराइल, पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है पेप्सिन से आया पेप्सी, ठीक है, क्योंकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है? गोश्त वगैरह को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप कभी बिरयानी खाओ, बिरयानी के साथ हमारे यहाँ पेप्सी लाजिम व मलजूम है। बिरयानी खाने के बाद जब आप पेप्सी जब तक नहीं पियोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार बॉडी में अभी कुछ है, पेप्सी पी लो, एक कैसा उसका ख़त्म द एंड, सुकून मिल जाता है ना। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं भाई नहीं बिरयानी उसके बिना खाएंगे नहीं। तो वो करता है क्या है, वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है उस जो गोश्त वगैरह है ना वो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। तो वो पेप्सिन है आपका, ठीक है, एंजाइम जो बॉडी के अंदर स्टमक में। ये पेप्सी का असल नाम यहाँ से है, पेप्सिन से है। वो इस यहूदी साजिश को इस पर, जूश कॉन्स्पिरेसी को इस पर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ तो लोग फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं भाई दलाले से, ये पेप्सी का मतलब ये, थोड़ा बायोलॉजी की किताबें पढ़ ले जाके कम से कम, पता तो लगे। जैसे देखो ना, इसको पता ही नहीं, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा पेप्सी किसे कहते हैं, पेप्सिन किसे कहते हैं, तो ये ना पता होना चाहिए ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होंगे भाई? जो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट देंगे, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और आपके बॉडी के मसल्स आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं पूरी तरह से। तो इसके जो है ना, एक मुझे याद आ रहा था एंजाइम टाइटिन, या टिटिन भी उसको पढ़ते हैं, टाइटिन भी पढ़ते हैं। टाइटिन जो है ना ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये मसल्स के अंदर होता है प्रोटीन, ये मसल्स को बांध के रखता है आपस में। और कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा जो नाम है ना, केमिकल नेम, वो टाइटिन का है। टाइटिन तो छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो लॉन्ग नेम है ना बहुत बड़ा है, लगभग समझ जाओ कि 400 पेजेस जितना है। वो एक वीडियो है, तो उसका लिंक शायद मैं शेयर कर दूंगा। तो उसको ये है कि वीडियो के अंदर एक बंदा है, वो 4 घंटे का, उसका 4 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पर, और वो इस टाइटिन, इस जो प्रोटीन है ना उसका पूरा नाम ले रहा है वो 4 घंटे में। 4 घंटे बाद जाकर वीडियो ख़त्म हुई और नाम ख़त्म हुआ। इतना बड़ा नाम है टाइटिन का, क्योंकि केमिकल नेम छोटा करके उसको टाइटिन बोलते हैं। तो ये पूरा सुना होगा आपने, सबसे लॉन्गेस्ट नेम है वो, लेकिन वो डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो केमिकल नेम है लॉन्गेस्ट, ठीक है। 400 पेज लगते हैं इसका नाम लिखने में सिर्फ टाइटिन का। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो बॉडी को स्ट्रक्चर में, मसल्स में होता है, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन क्या करेगा भाई? स्टोर आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस। वो आयरन को, लोहे को और दूसरे और सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी में स्टोर करेगा। जैसे फेरिटिन हमारे पास एक इसके एग्जाम्पल में एंजाइम होता है जो आयरन को स्टोर करता है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन किसे कहते हैं? स्प्लीन एक ऑर्गन होता है ना, स्टोरेज होती है वहाँ पर। यस, स्प्लीन बोलते हैं क्या? स्प्लीन उर्दू में क्या बोलते हैं? पित्ता गॉल ब्लेडर होता है। स्प्लीन होता है तिल्ली। तिल्ली सुना है? तिल्ली, तिल्ली नहीं सुना है? दिल, कलेजी, फेफड़ा, तिल्ली। गाय में तिल्ली होती है ना, दैट इज स्प्लीन। इंसानों में भी होता है वो। तो तिल्ली का भी होता है ना, मिलता है कलेजी वगैरह के साथ मिलता है। तो स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं। तो वो क्या करता है? स्टोरेज करता है, आयरन वगैरह को स्टोर करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं भाई? ये ब्लड में ऑक्सीजन और लिपिड, ऑक्सीजन वगैरह और लिपिड्स वगैरह इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ऑक्सीजन वगैरह को ना बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर, तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका सबसे एग्जाम्पल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा होता है। हेमोग्लोबिन उसके अंदर पूरा फंक्शन होता है। वो रेडिश टाइप का पिगमेंट होता है, Fe+3 आयंस उसके अंदर होते हैं। हेम का मतलब ही होता है आयरन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो आपके पास है वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो क्या करता है भाई कि वो ब्लड में डिफरेंट
मटेरियल्स को लेकर जा रहा होता है। रेस्पिरेटरी प्रोटीन, ये रेस्पिरेशन में मदद देगा भाई, सांस लेने में। हेमोग्लोबिन इसी के अंदर आता है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम वो कर रहा होता है। डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है आपको इसकी। हार्मोन्स आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी में, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में हैं, ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं ना हार्मोन्स, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन्स क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बॉडी की। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन, जैसे डाइजेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो ये हार्मोन्स उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। पुलिस कह लेंगे इस तरह से होता है ये, कि वो रेगुलेशन हर चीज़ की करते हैं। इंसुलिन जो है ना बच्चों, वो एक हार्मोन है, ये पेंक्रियाज सिक्रेट कर रहा होता है। अगर ये इंसुलिन अगर पेंक्रियाज सिक्रेट करना कम कर दे या छोड़ दे तो डायबिटीज़, शुगर हो जाता है। ये इंसुलिन देख रहा होता है कि कितना ज़्यादा स्टमक में जाना चाहिए, कितना ज़्यादा स्टमक में जो है वो ग्लूकोज को कितना ज़्यादा डिकम्पोज करना है, कितना नहीं करना है। ये सारा काम इस इंसुलिन का है, और इसी की कमी ज़्यादती की वजह से जो है वो शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मूवमेंट ऑफ मसल के लिए काम करते हैं, मसल्स को मूव करने के काम आते हैं, ठीक है। तो मायोसिन एक हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो मसल्स की मूवमेंट, कार्टिलेज वगैरह के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एंटीबॉडीज़, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ये दोनों रिवर्स टर्म्स है बायोलॉजी के अंदर। एंटीजन क्या होता है भाई, नुकसान पहुंचाते हैं, फॉरेन स्पीशीज़ होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं। तो आपके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं, लास्ट एंटीबॉडीज़ जो फॉरेन माइक्रोब्स या पैथोजेंस वगैरह बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन करती है एंटीबॉडीज़, ठीक है, उनको रिमूव करती है या उनकी एक्टिविटी को डाउन करती है। एंटीबॉडीज़ भी एक तरह से प्रोटीन है, और उनका काम क्या होता है, जिस्म को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाना उसका काम होता है। उनमें हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लोबुलिन मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, एग वाइट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, डिजीज़ के खिलाफ एक्शन करते हैं, किसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन किसके लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से प्रोड्यूसिंग क्लासिफिकेशन, क्लियर है।